बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। और आज की गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल तस्वीरों का बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है और तस्वीरों को सामने रख कर काफ़ी सारे तज़िये पेश किए जाते हैं, काफ़ी सारे सियासी बयानात आते हैं। उन बयानात में काफ़ी सख्ती भी होती है, उसमें एंगलिंग भी होती है। लेकिन मैं जो आपको तस्वीर दिखाने लगा हूँ, इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रा इस तस्वीर को देखें और गौर करें कि ये रमज़ान का महीना है और ये जो तस्वीर है ये कहाँ की तस्वीर है, और इस तस्वीर में आपको जो शख्स नज़र आ रहा है वो कौन है और वो कहाँ पे खड़ा है। और आप देखें कि शायद ये पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट का एक रुकन है, इसका नाम जमशेद दस्ती है। और ये जो जगह है ये शायद प्रिजनर्स वैन है पुलिस की, और इसको अदालतों में पेश किया जा रहा है, इधर उधर घुमाया जा रहा है। और स्पीकर नेशनल असम्बली ने कोई प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किया है, लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो तो उसी वक्त काबिल अमल होगा जब असम्बली का इजलास हो रहा होगा। तो बस मैंने आपको यही दिखाना था, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो मैं भी आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जमहूरियत में ये भी एक तस्वीर है, इस पर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। और हमारी इसी जमहूरियत में आज पाकिस्तान के एक बहुत अहम शहर फैसलाबाद में सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ उसकी भी एक झलक आप देख लें कि एक यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के सहाफ़ियों और कैमरामैनों पर उस यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने बहुत बहीमाना तशद्दुद किया और 5-6 सहाफ़ियों को ज़ख्मी कर दिया। और आजकल पाकिस्तान में सहाफ़त एक बड़ा ख़तरनाक प्रोफेशन बन चुका है। अभी पिछले ही दिनों हरीपुर में एक सहाफ़ी को कत्ल गया है और इससे पहले भी बहुत से सहाफ़ियों पे हमले हो चुके हैं। तो बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी इस वक्त जमहूरियत है उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना है, और कभी कभी कोई तस्वीर भी इस जमहूरियत के लिए चैलेंज बन जाती है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुसैन नवाज शरीफ साहब की जो एक दरख्वास्त थी एक तस्वीर के हवाले से, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और ये कहा गया है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। तो इससे एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये पैदा होता है कि बहुत दफ़ा ये कहा जाता रहा है कि कुछ साल पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस क़य्यूम साहब जो हैं उनकी और उस ज़माने के एहतसाब ब्यूरो के सरबराह सेनेटर सैफुर रहमान की गुफ्तगू हुई, उस ज़माने के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जस्टिस क़य्यूम की गुफ्तगू हुई, और वो उसकी जो टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग थी वो फिर पीपल्स पार्टी ने उसको मंजर आम पे लाया और फिर वो अदालत में भी पेश हुई। तो वो वीडियो तो नहीं थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। वो अदालत में जब पेश हुई थी तो क्या फ़ैसला हुआ था इस पर हम तो कोई बात नहीं करेंगे, कानूनी माहिरीन से पूछेंगे। और कुछ दीगर मामलात भी हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, बहुत शुक्रिया जनाब। इकराम चौधरी साहब, साबिक नायब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी जुल्फ़कार अली साहब, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं, इस वक्त मुंतखब सदर हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ फैसलाबाद में मौजूद हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, आज आपका रद्द-ए-अमल तो सामने आ चुका है, लेकिन हम चाहेंगे कि गुफ्तगू के आगाज़ से पहले, क्योंकि आज हमने ज़्यादातर कानूनी और आइनी माहिरीन को बुलाया है, हाँ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन नवाज साहब की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, तो इसके बाद मुस्लिम लीग नून का आइंदा लाहे-अमल क्या है? क्या आप नज़रसानी की दरख्वास्त करेंगे या अब आप JIT पर अपने एतराज़ात का सिलसिला बंद कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, एक तो जो JIT पर अगर कोई भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, कोई भी बाकी चीज़ें जो कि कानूनी तौर पर हम सामने ला सकेंगे, ये नहीं कि वो बंद कर दी जाएंगी। यकीनन जहां हमें एतराज़ होगा वो हम उठाएंगे। ये जो दरख्वास्त थी इसमें भी उसका जो एक पोर्शन है उसे ना सिर्फ एक्सेप्ट किया गया, बल्कि वो जो हमने इल्ज़ाम लगाया उस इल्ज़ाम की तस्दीक हुई, उसको तस्लीम किया गया कि तस्वीर लीक हुई है और फिर उसके बाद तस्वीर इस्तेमाल हुई। दूसरा उसका पोर्शन एक लॉ पॉइंट पे था जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के कानून में अभी तक पार्लियामेंट ने ना ये तरमीम की है और ना अभी ये इसका हिस्सा है कि इसको किसी को गवाही के लिए, बयान के लिए कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है।
पाकिस्तान के कानून में 161 में 162 में डिटेल दी गई है कि किस तरह किसी भी गवाही को, किसी भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें कोई भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। तो ये हमारा लॉ पॉइंट था जिस पर बेस करके हमने ये पिटीशन दायर की, और उसका दूसरा हिस्सा तस्वीर की लीकेज के बारे में था। तो मेरा ख्याल है कि हमने, हमारे जो वकला है वो इस डिटेल फैसले को देख रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हम अपना जो ऑप्शन है, हमारे वकला जब डिसाइड करेंगे उसके बाद इसका फैसला करेंगे कि अगला कानूनी लाहे अमल हमारा क्या होगा। अच्छा जी, चौधरी जुल्फिकार अली साहब, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये जो सिलसिला चल रहा है कि हुकूमत JIT पर इल्ज़ामात लगा रही है, JIT हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रही है, आज हुसैन नवाज साहब की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गया है, जजेस ने कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं, इस पे सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका क्या ख्याल है कि अब मुस्लिम लीग नून को JIT पे एतराज़ात का सिलसिला बंद कर देना चाहिए या ये सिलसिला चलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि JIT जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे बनी है। हमारी एक अपनी रिजर्वेशन ज़रूर मौजूद है जो हमने पहले दिन से कही थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो स्टेप डाउन करें, वो अपनी जगह पे है। मगर मैं समझता हूँ कि अब ये जो अदारे हैं, इनकी तरफ से जो लोग आए हैं, इस पर इत्माद करना चाहिए, और इस इत्माद का अगर फुकदान होगा तो मैं समझता हूँ कि उसका एक अच्छा तासुर जो है वो अवाम में नहीं जाएगा। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके जो अहबाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फिल फोर इस सिलसिले को बंद करें, और मैं समझता हूँ कि उसको एक इत्माद का जो है वो सिलसिला होना चाहिए। ये एक ऐसे लोग हैं जो इम्पार्शल हैं, ट्रांसपेरेंट जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के हिदायत की रोशनी में फैसला करना है, तो उनको इस सिलसिले में बहुत जो है वो बड़े अदब से एक बात कहूँगा कि बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। और ये जो जितनी भी उनकी जो इस पर जो इतराज़ात हैं, मैं समझता हूँ किसी तरह भी जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, और ये मामूली इतराज़ात हैं। अभी आप दिखा रहे थे कि एक तरफ उनकी तस्वीर लीक होगी तो इतना शोर और ववेला मचा हुआ है, दूसरी तरफ एक कौमी असम्बली के जो मेंबर हैं उसको जिस तरह प्रिजन वाइन में लेके आया गया है, उस तक उसका तो इस्तेकाक मौजूद नहीं होता। और एक ऐसा शख्स जो ना तो किसी पार्लियामेंट का मेंबर है, ना ही वो किसी तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है, अगर वो किसी JIT में पेश होता है, उसकी तस्वीर लीक हो जाती है, तो वो भी एक बाअदब तरीके से और एक मौजूद तरीके से वहाँ बैठा हुआ है। उसके मुकाबले में देखिए दस्ती साहब और आम लोगों के साथ क्या सलूक होता है। आम लोगों को जेलों में जिस बुरा सलूक का सामना है, जिस तरह लोगों के जो है वो बुनियादी हकूक छीने जाते हैं, और जो जेल मैनुअल आपके सामने है उसकी जिस तरह जो है वो वायलेशन की जाती है, और जिस तरह लोगों को जो है वो एक बदतरीन सलूक का सामना जेलों में और अदालतों में करना पड़ता है, वो आपके सामने है। मैं ये समझता हूँ कि इस बात पर इनको बहुत ज़्यादा शोर व वेला नहीं करना चाहिए, और इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, अपनी उस मनी ट्रेल का जिक्र करना चाहिए, अपने उस मामला को सामने लेके आना चाहिए जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं। वो अपने इल्ज़ामात को जो है वो अपने, अगर वो क्या समझते हैं तो उसके सबूत में अपने आप को पेश करें, और जो सही और हक पे मबनी जो चीज़ है उसका सामने आना चाहिए। कामरान मुर्जा साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मुतालबा करें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। बात की है कि ये हमारा मैंडेट नहीं है कि हम किसी से इस्तीफ़ा मांगे या इस्तीफ़ा उसको कहें कि आप रिटेन करें पोस्ट को। देखिए, पब्लिक के वोट से मियाँ साहब MNA बने, और फिर पार्लियामेंट के वोट से, पार्लियामेंट के मेंबर्स के वोट से वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो जो मैंडेट है वो मैंडेट जिन्होंने दिया है वही वापस ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते माँ सिवाय कानून के। कानून क्या है? अगर फ़र्ज़ कर दीजिए कि अदालत ने कोई उनके खिलाफ कोई वर्डिक आ गया, या ये जो कल जजमेंट जो है ना 5 में से 3-2 का था या 2-3 का था, ये 3-2 का हो जाता, उलट हो जाता, तो जो है ना हम सारे साथ होते, हम कहते कि जी आप रिज़ाइन करें, स्टेप डाउन हो जाइए। अब चूंकि 3 जजेस ने कह दिया कि जी ये JIT है, इंक्वायर करेगी या इन्वेस्टिगेट करेगी। अब जब इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो भी रिजल्ट आता है, अगर तो मियाँ साहब के खिलाफ चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उससे इत्तफाक कर लिया, फिर तो यकीनन जो ना उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा भी और स्टेप डाउन होना पड़ेगा, और अगर नहीं तो ये हमारा हक नहीं है कि हम ये बात कर सकें। इकराम चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है कि क्या वकला की तंजीमों को एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा करना चाहिए कि आप इस्तीफ़ा दे दें? असल बात यह है कि हम पाकिस्तान की शहरी भी हैं, और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ये रवायत है कि जब कभी इल्ज़ामात लगे हेड ऑफ द स्टेट्स के हवाले से, तो उन्होंने मुस्ताफ़ी होकर, इलादा होकर अपने उस ओहदे से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ने का मौका मुहैया किया। ये इखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी तकाजा होगा असूलों और आइन के मुताबिक। अब रहा मामला ये कि पाकिस्तान में चूँकि रवायत नहीं है
हमारे यहाँ तो रेल का बड़े से बड़ा हादसा, बल्कि हादसात की एक लंबी कतार हमें नज़र आती है, और वज़ीर साहब कहते हैं कि जनाब हम क्यों इस्तीफ़ा दें, आखिरकार हम भी इलेक्ट होके आए हैं। इलेक्ट होके आने का मतलब ये नहीं कि किसी को इस्तेकाक हासिल हो गया कि वो कानून और आइन और अखलाकियात के जो तकाजे हैं उनको बाईपास करे। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में ये रवायत चूँकि मुस्तहकम हो गई सिविलियन रजीम्स में भी और फौजी रजीम्स में भी, और उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ ये हक समझा जाने लगा है। जिस तरह अब बहुत बड़ा ये वाक़या है पानामा का, क्योंकि उसमें पानामा में कुछ चीज़ें सामने आ गई, कुछ अकाउंट सामने आ गए वज़ीर आज़म की फैमिली मेम्बर के, उनके बच्चों के। तो ये मामला अगर ऐसा कोई होता जिसमें कोई बुनियाद मुहैया ना होती तो शायद ये बात कहना मुनासिब नहीं होता, पाकिस्तान के शहरियों के हवाले से भी और वकला तंजीमों के हवाले से भी। चूँकि सामने एक फैक्ट आ गया और एविडेंस भी उसका सामने आ गया जो अनडिनाएबल है, और वो जो जायदाद जिसके मुतल्लिक लंदन में तज़किरा हो रहा है और जिसका एविडेंस भी मौजूद है उसको डिनाई भी नहीं किया गया। स्टेटमेंट्स भी आ गए हसन के और हुसैन के, बाकी फैमिली मेम्बर्स में के अलावा भी कुछ लोगों ने कहा कि हम वहाँ रहे 92-93 में एंड सब्सिक्वेंटली। तो मतलब ये कहने का है कि ये सारी सूरत हाल इस बात का तकाजा करती थी और करती है कि ये प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से इलादा हो जाते, चाहे इस्तीफ़ा ना देते, लेकिन वक्ती तौर पे कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाता कि उनकी जगह कोई टेक ओवर करके टेम्परेरी वो जो उनका इंतज़ाम है उसको चलाने में मददगार साबित होता। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि इलेक्ट हो के जमहूरियत के तकाजे पूरे हो गए, और दुनिया भर में ये बात तस्लीम शुदा है, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एहतसाब के बगैर जमहूरियत का तसव्वुर ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी चलेगी तो जमहूरियत का वो फल जो है उसके जो उसके अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अवाम तक आएंगे, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, उनकी वेलफेयर भी होगी, और बाकी मामलात भी बेहतर तौर पर रियासत में चलेंगे, आइन की हुक्मरानी भी होगी, और फिर रूल ऑफ लॉ भी होगा। मेरा ये ख्याल है कि हमने रूल ऑफ लॉ को अब भी, ये अभी जो आपने तस्वीरें दिखाई, ये रूल ऑफ लॉ के साथ एक मजाक है ना कि एक पार्लियामेंट का रुकन है और चलिए कुछ वायलेशन हुई, लेकिन इस तरह से उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है पब्लिकली। अभी आपने फैसलाबाद का तज़किरा किया, मुझे भी आज देखने का इत्फाक हुआ कि वाइस चांसलर साहब जो अजीज़ हैं राना साहब के, जो लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब में, वो फरमा रहे थे जी मैं तो नहीं जानता कि वहाँ कुछ हुआ या नहीं हुआ। अब हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो है वाइस चांसलर, उसको ये पता ना हो कि उसके इदारे में घंटा 1.5-2 घंटे तक बहुत बड़ा हादसा हुआ और ज़ख्मी हो गए लोग, और वैन जो है उस पर विजिबली अटैक किया जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ वो जो इस्तेकाक है वो पावरफुल लोगों के पास है, और वही उसको अपना हक समझते हैं, वो कतन इसको रूल ऑफ लॉ के दायरे कार में नहीं लाना चाहिए। अच्छा तलाल चौधरी साहब, फैसलाबाद आपका भी शहर है और यहाँ पे सहाफ़ियों पे जिन लोगों ने तशद्दुद किया वो वीडियो क्लिप्स में नज़र भी आ रहे हैं, उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई हैं, वो लाठियाँ बरसा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो गिरफ्तार नहीं हुए। आप रोज़ाना यहाँ इस्लामाबाद में दुहाई देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इश्तिहारी शख्स की पटिशन पर उसने JIT बना दिया है, और इश्तिहारी आप कहते हैं जी इश्तिहारी को गिरफ़्तार नहीं किया जाता। तो एक इश्तिहारी को तो आप गिरफ़्तार नहीं करते, लेकिन जमशेद दस्ती जो है उसको आपने गिरफ़्तार कर लिया है, वो भी MNA है, और जिस इश्तिहारी के ख़िलाफ़ आप दुहाई देते हैं वो भी MNA है, लेकिन आप एक को गिरफ़्तार कर लेते हैं और उसको पुलिस की प्रिजनर्स वैन में जगह जगह घुमाते हैं, दूसरे को आप गिरफ़्तार नहीं करते। तो ये इतना ज़्यादा जो तज़ाद और इतना ज़्यादा फ़र्क है, इस पर आप खुद ही को तबसरा कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए मीर साहब, एक तो जो फैसलाबाद के आपने वाक़े का जिक्र किया है, बिल्कुल उस पर कानूनी कार्रवाई जारी है और उसमें यकीनन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, और बाकी जो FIR और बाकी मामलात हैं वो भी उसमें साथ साथ चल रहे हैं, और वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये हम अपना केस समझते हैं। मीडिया के साथ इस तरह का, वो कोई भी चैनल हो, वो कोई भी अखबार हो, वो कोई भी रिपोर्टर हो, हम समझते हैं कि ये हमारी जिद्दोजहद का एक हिस्सा है कि वो लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपना काम कर सकें, और इस तरह की लाकानूनियत कहीं भी बर्दाश्त ना पहले हुई है ना अब होगी। अब आपने जो बात की है इसके दो हिस्से हैं। एक तो वो लीडर जो हैं वो दिन रात एक पूरा
आप समझे लेक्चर देते हैं, बयानबाजी करते हैं, फिर उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एग्जाम्पल से लेकर सब कुछ करते हैं। और उसकी इश्तिहारी होने पर दो हिस्से हैं जिम्मेदारी के, एक जिम्मेदारी हुकूमत की है, दूसरी जिम्मेदारी उनकी अपनी इखलाकी है कि अगर आप उस कानून की बात करते हैं, कानून की पासदारी की बात करते हैं, मगर कानून और अदालत के सामने आप सरेंडर नहीं करते, यानी इश्तिहारी रोते हैं, उसके सामने अकड़ते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, कानून मानते नहीं, ये अखलाकी पार्ट है जो कि वो कभी भी अखलाकियात के लिहाज से वो बहुत सारी उनकी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, वो अमेरिका से लेकर यहाँ तक वो वैसी की वैसी हैं, वो कभी मानते नहीं लेकिन दूसरों को लेक्चर देते हैं। दूसरा हिस्सा हुकूमत का है, लेकिन और तीसरा हिस्सा भी है, वो है कोर्ट का, जहां कोर्ट को महसूस होता है, जैसे कि अभी आपने देखा यहां पर ये पनामा जो पेपर केस है, दिनों के अंदर बाहर से लोगों को लाके पेश किया गया, यहां पर कवानीन फौरन तौर पर कई ऐसी असिस्टेंट चाहिए थी कानूनी लिहाज से JIT को दी गई, बाकी तमाम महकमे उससे पूरा क्या कहते हैं कोऑपरेट कर रहे हैं। यहां भी एक अदालत का हुक्म है, हम चाहते हैं कि अगर हमारी उसमें कोई कमी कताई या हुकूमत की है तो अदालत कम अज कम अपना वो हुक्म मनवाने के लिए वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इश्तिहारी अदालत ने करार यही दिया, सुना है वुकला से, देखें इश्तिहारी अदालत ने करार दे दिया, अदालत का काम है इश्तिहारी करार देना, गिरफ्तार करना हुकूमत का काम है। तो सिंपल सा सवाल है, देखें जमशेद दस्ती को आपने खुद गिरफ्तार किया ना, वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे तो गिरफ्तार नहीं किया, तो बाकियों को भी आप कर लें, उनको नहीं करते, आपने जमशेद दस्ती को कर लिया है, शायद इसलिए कि वो एक गरीब आदमी है। नहीं देखे ना, गरीब अमीर की बात नहीं है मीर साहब, आपके कैमरों ने ही वो फुटेज चलाई है कि वो खुद जाके वहां नहर जो है वो अपनी मर्जी से खोलना चाह रहे हैं, उन्होंने कानून को हाथ में, वो तो फुटेज मौजूद है ना, अगर हम अमल दरामद ना करें तो फिर आप यही सवाल मुझसे फिर पूछेंगे फुटेज तो और भी मामलात की मौजूद है, फुटेज तो और भी मामलात की मौजूद है, और उन्होंने गलत किया अगर उन्होंने कानून तोड़ा, लेकिन उन्होंने नहर के पानी का रुख अपने लिए तो नहीं मोड़ा ना, लोगों के लिए मोड़ा है, फिर भी उनको कानून की खिलाफवर्जी उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन फुटेज तो उस मामले की भी मौजूद है जिसमें के कुछ लोगों को इश्तिहारी करार दिया गया है। देखिए मैंने आपसे कहा है कि इसके 3 पार्ट्स हैं, एक इखलाकी जिम्मेदारी उस शख्स की है जो कि दिन रात यहां बयानबाजी भी करता है, बड़े बड़े दावे भी कानून के करता है, पासदारी के, दूसरी जिम्मेदारी हुकूमत की, तीसरी जिम्मेदारी जिस कोर्ट के आर्डर हैं उसको इंप्लीमेंट करवाने की है। और इश्तिहारी जो है उनकी रिटें एक्सेप्ट नहीं होती, उनकी वो पहले सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, मैंने तो आज भी कहा है, देखिए हमारा मुद्दई इश्तिहारी है, NRO ज़दा जो है वो गवाह बन रहे हैं, वो एक साबिक पुलिस अफसर है, एक और NRO ज़दा जो बात करते हैं सेनेटर है, वो परसों जा रहे हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं पहले लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर हैं जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब, ये बताएं कि क्या तलाल चौधरी साहब के नुक्ते में कोई कानूनी वजन है कि अगर एक लीडर इश्तिहारी है तो उसको गिरफ्तार करवाना अदालतों का काम है, ये हुकूमत का काम नहीं है? ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अदालतों का काम जो है वो किसी का प्रोक्लेम ऑफेंडर उसको डिक्लेयर करना है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करना, गिरफ्तार करना जो है वो तो इंतज़ामिया का काम है, और ये इंतज़ामी जिम्मेदारी जो है ये तलाल चौधरी साहब की गवर्नमेंट ने करनी है, पुलिस इनके अंडर है, वज़ारत आला इनके अंडर है, उसका जो प्रोसेस सर्वर है उसने उस काम को अमल दरामद करना है। और ये काम कह देना कि जनाब वो जो है अदालतें जाकर गिरफ्तार करेंगी, अदालतों का काम तो है इंसाफ करना, अदालतों का काम तो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करनी और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना। ये काम जो है जो इंतज़ामिया ने करना है इंतज़ामिया ने करना है, जो मुकर्रना ने करना है मुकर्रना ने करना है, और जो अदलिया ने करना है वो अदलिया ने करना है। हर अपने अपने टीयर में रह के हर ऑर्गन को स्टेट को काम करना पड़ेगा। इसलिए तलाल साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग होश के नाखून लीजिए और कानूनी हुक्मरानी के लिए उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए जिनके मुतालिक अदलिया आपको कहती है। जी इस पे बात करेंगे जी कामरान मुर्तज़ा साहब से भी और इकराम चौधरी साहब से भी। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, ये एक कानूनी नुक्ता है, इस पर आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब भी इश्तिहारी हैं, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, और जमशेद दस्ती साहब इश्तिहारी नहीं थे लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। क्या तलाल चौधरी साहब का एक कहना दुरुस्त है कि इश्तिहारी को गिरफ़्तार कराना अदालत का काम है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में क्लासेस का फ़र्क है, दोनों अलग अलग क्लास से है ना।
तो ये तो क्लास की, ये तो मुख्तलिफ तबकाती फ़र्क है। तबकाती माशरा है हमारा। अगर कोई गरीब करता है तो वो उसके लिए गुनाह होता है, कोई थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में आदमी जब होता है तो फिर वो गुनाह नहीं होता। वैसे भी हुकूमत जो है वो डरती है। आपने देखा था इधर जब बाहर थे, जब ये वाक़या हो रहा था तो फिर हुकूमत क्या कर रही थी, वो तो उस वक्त भी जान नहीं थी, अभी भी जान नहीं है। अभी वो जान छुड़ाना है सिर्फ ताने के लिए रखा हुआ है उन्होंने, ये इश्तिहारी वाली बात। वरना तो कोर्ट ने तो डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट ने तो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया। अब अगर पकड़ना है तो गवर्नमेंट ने पकड़ना है, या दूसरी कोर्ट का क्या काम है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो दूसरी कोर्ट का क्या काम है कि उसको पकड़े? एग्जीक्यूशन जो है वो कोर्ट्स का काम नहीं होता। एग्जीक्यूशन जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो वो सिर्फ इन्होंने ताने के लिए, डराने के लिए, बातें करने के लिए ये बात रखी हुई है कि जी इश्तिहारी हैं। अच्छा इकराम चौधरी साहब, मैंने आपसे एक सवाल ज़रा मुख्तलिफ करना है। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, मेरे सामने इस वक्त फैसला भी है सुप्रीम कोर्ट का, 5 सफ़ात का फैसला है। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आपको याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ जो एक केस था और आसिफ ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ एक केस था, तो उस केस के हवाले से सेनेटर सैफुर रहमान साहब जो नवाज शरीफ साहब के एहतसाब ब्यूरो के सरबराह थे, उन्होंने कॉल की जस्टिस क़य्यूम को, वो कॉल रिकॉर्ड हुई। फिर शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिस क़य्यूम को कॉल की, वो रिकॉर्ड हुई, और बाद में वो रिकॉर्डिंग जो है वो पीपल्स पार्टी ने अदालत में पेश की थी। तो वो जो पीपल्स पार्टी ने अदालत में पेश की तो अदालत ने उसको एडमिट कर लिया था। अब उस केस में और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, वो सारी रिकॉर्डिंग जो थी वो उन्होंने यूटिलाइज़ की बेनज़ीर साहिबा के मुकदमे में उनकी तरफ से प्रेजुडिस शो करने के लिए, और वो प्रेजुडिस विजिबल हो गया उस कन्वर्सेशन से। आपने देखा कि बाद औक़ात हम अदालत के अंदर 183 की प्रोसीडिंग्स में वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स और वीडियो टेप्स जो हैं वहाँ चलाई गई। सो बहर सूरत वो चूँकि एक ऐसा एविडेंस सामने आ गया जिसका जुडिशल नोटिस भी लिया जा सकता था अदालत की तरफ से, क्योंकि एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट केस था जिसमें गालबन सज़ा का इशू जो है वो इन्वॉल्व था। तो मेरा ये ख्याल है फिर उसके बाद चूँकि जजेस के ऊपर आ गया हरफ कि उन्होंने वो गुफ्तगू की और कुछ कहा और कुछ सुना, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से भी ये इशू रेलेवेंट हो गई। और फिर आपने देखा कि उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस और गालबन 2 जजेस, अगर मुझे सही याद आता है, वो उन्हें अपने ओहदे से इलादा होना पड़ा, यानी उन्होंने रिजाइन तो कर वो जो एविडेंस थी, वो एविडेंस जो है वो जुडिशियल नोटिस ले लिया। उसमें आर्टिकल 164 सर कानूनी शहादत आर्डर वो आता है उसमें, उसका जिक्र यहाँ पे भी है। इस इलाज करो कि वो आर्टिकल तो है एविडेंस एक्ट में, मॉडर्न डिवाइसेस में आ गया, वो आ गया। वो अमेंडमेंट हमने कर ली है और मॉडर्न डिवाइसेस पार्ट ऑफ एविडेंस। मैं फर्क समझना चाह रहा हूँ कि वो जो वीडियो एविडेंस थी वो काबिल कबूल थी, लेकिन ये जो तस्वीर की एविडेंस है ये काबिल कबूल क्यों नहीं है? देखिए, बात यह है कि यहाँ पे इशू ऑल टुगेदर डिफरेंट है जो चल रही है जी। वहाँ पे मामला, फिर आपने देखा कि उसमें ट्रायल के अंदर जो सारी चीज़ें आई उस ऑडियो कैसेट्स या उस रिकॉर्ड के ज़रिए उन्होंने उस जजमेंट को एग्जामिन करना था। ठीक है। और यहाँ पे इशू अब जो कहा गया कि हमने इन चीज़ों को उसका हिस्सा नहीं बनाना, यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उन डिवाइसेस को यूज़ कर रही है। ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर कोई डिवाइस यूज़ कर ले, और चूंकि हमारे यहाँ अमेंडमेंट नहीं हुई, इंडिया में और बाकी मुल्कों में हो गई, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो एविडेंस में उसको शुमार नहीं किया जाएगा। वो जो ट्रांसक्रिप्ट बनेंगे उसका तर्जमा जो वो लिखेंगे वो शहादत शुमार होगी, और वो अनसाइंड होता है। अगर किसी एक्यूज पर्सन ने कोई अपना बयान दिया है और उसको वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्राम ऑडियो वीडियो टू रिटन ट्रांसक्रिप्ट, अनसाइंड वो होगा। जिस तरह 161 CRPC जो है ज़ाब्ता फौजदारी, उसके तहत वो रिटन स्टेटमेंट जो है वो शुमार किया जाएगा। ये उस वक्त तक नहीं होगा, यानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ऑडियो वीडियो का जो मामला है उस वक्त तक एविडेंस में नहीं आ सकता जब तक हमारे यहाँ कानून में तरमीम नहीं होती। और उसके हवाले से अदालत ने ये कहा कि वक्त है कि हम मॉडर्न डिवाइसेस के हवाले से ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का जो एविडेंस है और कानून पार्लियामेंट ने बना, पार्लियामेंट जो है उसमें तरमीम करे। ये बात बाकायदा ये बात जी। अब इस पे तलाल चौधरी साहब आप क्या फरमाते हैं कि अदालत ने कहा है कि आप कानून बना लें, कानून में तरमीम कर लें,
तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो एडमिटेबल है, लेकिन आज के दिन तक अगर कोई टेलीफोन टेप की रिकॉर्डिंग आप कहीं पेश करेंगे, उसकी बुनियाद पर कोई इल्ज़ाम लगाएंगे, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। देखिए, जब तक कानून का हिस्सा नहीं बनता तो तब तक यकीनन वो फिर कानून है ही नहीं। और हमारा भी नुक्ता लॉ पॉइंट यही था कि पाकिस्तान में ये कानून मौजूद नहीं है, सो ये गैर कानूनी है ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, और उसका फिर इस्तेमाल जो है वो उसी तरह किया जाता है, कभी सियासी तौर पर और कभी इखलाकी तौर पर, जिस तरह के तस्वीर लीक कर किया गया। तो गुजारिश ये है, हमारा तो पॉइंट ये है जो आप बयान कर रहे हैं कि ये अभी कानून का हिस्सा नहीं है। जब कानून का हिस्सा बन जाएगा तो यकीनन हो सकती है। और इसी तरह एग्जाम्पल दी गई है कि इंडिया में 2009 में बना है, तो पाकिस्तान में भी जिस दिन पार्लियामेंट बना दे उस दिन के बाद होनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए आपको कहा है कि हमारे वकला इस पॉइंट पर गौर कर रहे हैं, इसको कि मजीद रिव्यू की जरूरत है या नहीं है। और 2 पॉइंट और भी हैं। देखें, हमने ये जरूर तस्लीम किया गया कि तस्वीर लीक हुई, और यह भी कहा गया कि इंक्वायरी हुई, मुजरम को सजा दी जा रही है, लेकिन हमारा एक आप हक है आईनी कानूनी के जो जुर्म जिसने किया है उसका पता चलना चाहिए, लेकिन कि किसने ये जुर्म किया है और क्यों किया है। तलाल साहब, बड़े अदब से सवाल ये है कि आपने जो भी कहा अदालत में वो बिल्कुल आपका हक है, लेकिन अदालत ने आपसे पूछा कि ये जो आप कहते हैं तस्वीर लीक हुई, तो अदालत ने पूछा ये तस्वीर लीक होने से आपको क्या नुकसान हुआ है? एक शख्स बड़े आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो उस तस्वीर के लीक होने से आपको नुकसान क्या पहुंचा है? बल्कि आपको तो फायदा हुआ उसका। देखिए, ये एक हमने पहले भी कहा था कि ये आईनी कानून नहीं है, ये एक सियासी जंग है। लोग इसको चीज़ों को यहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो इसी तरह कुछ हमारे जजेस साहिबान ऑब्जर्वेशन देते हैं, फिर इसी तरह फैसले जो सियासी हमारे हरीफ हैं वो उसको सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस तस्वीर को उन्होंने उस आदमी को जिस पर के इल्ज़ाम साबित भी नहीं हुआ, एक मुजरम बना के पेश किया, और वो एक हमारे खिलाफ उसको विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई। हम कहते हैं कि ये सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। कल अगर वीडियो लीक हो जाए तो मुझे बताएं, फिर कहा जाएगा और वीडियो में कल कोई उसमें कोई ऐड या उसमें कोई आगे पीछे कुछ करके कुछ कर दे, तो बाद में फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो इसी बुनियाद पर हम ये कोर्ट में गए थे। अच्छा, तो चौधरी जुल्फकार साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये जो JIT के सामने बयान देते हुए हुसैन नवाज साहब की तस्वीर लीक हुई, तो इस पे क्या आपका ख्याल है कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान हुआ है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा? मैं समझता हूँ कि बड़ी हैरानकुन बात है कि एक छोटी सी तस्वीर है, उसका इतना बड़ा इशू है, एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। एक ऐसा चीज़ जिसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई रेलिवेंसी नहीं, एक आदमी को वहाँ चेयर पे बैठा हुआ है, चेयर पे बैठे हुए आदमी की एक स्नैप जो है वो बाहर आ गई है, उसको इतना वावेला मचाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है कि ये क्या वो अर्शों से उतरे हुए लोग हैं। मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि अभी क्या ये जो है दस्ती साहब, ये कोई इंसान नहीं है क्या? कोई आम प्रिजनर जो है वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है कि एक तस्वीर जिसमें वो AC रूम में बैठे हैं, जिसमें उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, बड़े सुकून से बैठे हैं, एक तस्वीर लीक क्या हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सारा के सारा वक्त पड़ गया। मैं समझता हूँ इश्यूज़ के ऊपर बात करें। इश्यूज़ ये हैं कि इस वक्त उन्होंने अपने आप को जो है वो साबित करना है कि जो उनकी मनी ट्रेल है वो क्या कानून के मुताबिक है, जो उनकी परचेजेज है और जो उनकी मनी ट्रेल है क्या वो कानून के मुताबिक क्या कि सारे का सारा ख़ानदान जो है वो जो इतने दिनों में इतने लविश किस्म के जो फ्लैट्स खरीदे हैं, इतनी उन्होंने एम्पायर बनाई है, क्या कानून में उनको इजाज़त थी? क्या उनकी ये सारी की सारी जो मामलात हैं क्या वो असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और क्या वो कानून के मुताबिक है या नहीं है? मामलात ये हैं, नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। रोज़ाना हम TV पे यही देखते हैं कि मुस्लिम लीग एक सीरियल चला रही है जी, उसकी तस्वीर लीक हो गई। अरे भाई, इस मुल्क में तो लोगों के साथ वो हो रहा है जिसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप देखें, रोज़ाना आप देखिए, कभी आप कचहरियों में जाइए कि लोगों को साए में ठंडा पानी पीने की जगह नहीं है, मुल्ज़मान के बैठने की प्रॉपर जगह नहीं है, मुल्ज़मान को पेश करने के लिए मुनासिब जो है वो हिफाजती इक़दाम वहाँ मौजूद नहीं है। लोगों को उनका वो कानूनी और इखलाकी जो हक है वो उनको नहीं मिल रहा। यहाँ तक लोग मजबूर हैं कि अपने बुनियादी हक से महरूम हो चुके हैं और अदालतें हैं कि इनको कहते हैं इनको मेडिकेशन की जाए, इनको कानून के मुताबिक जो है वो इनको खुराक दी जाए, इनको वो नहीं दी जा रही, और तो और इनको साफ पानी तक मुहैया नहीं है। और यहाँ पे एक तस्वीर यहाँ आ जाती है
और यहाँ ये बात हो जाती अच्छा, है इस पे अब कि जनाब ये कहाँ से कहाँ मामला कामरान मुर्तज़ा साहब अपना हामिद मीर साहब एक बात जी 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 आज लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से आसमा जहांगीर साहब का भी एक वाकया हुआ है। देखिए, हमें लेक्चर्स देने, हमें बताना, हमें समझाना और कानून की तशरीह वन वे करना, हमें अमली तौर पर कई चीजें करना पड़ेंगी। हमारे कुछ वकला कई वजूहात से कुछ हमसे नाराज हैं और कुछ वकला जो है वो किसी एक ऐसी बुनियाद है उसकी जिसमें इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसकी वजह से हमसे नाराज हैं। तो मेरे भाई काइंडली हमें कम से कम इस तरह की चीजें निकाल कर किसी चीज पर तबसरा करना चाहिए। तलाल चौधरी साहब, इस्लामाबाद की जो हाउसिंग सोसाइटी है उससे तो इस्लामाबाद के वकील नाराज होंगे, ये लाहौर हाई कोर्ट जो प्रेसिडेंट है वो क्यों नाराज हैं? नहीं भाई, वो पूरे पाकिस्तान के वकला हैं उसमें। देखें, उसमें हुकूमत का कोई गुनाह नहीं है, वो हम पर बिला वजह डाला जा रहा है। और दूसरी बुनियाद है कि ये तो सिर्फ जो अदलिया की बहाली की तहरीक थी उसमें भी इकट्ठे नहीं थे, उसमें भी बहुत सारे लोग, तो हम एहतराम करते हैं इनका कि कौन किधर है। लेकिन हमें देखिए ये चीजें इतने नुक्ता नजर तक, और जो आसमा जहांगीर साहब का वाकया है हाँ। उस पर भी कोई नुक्ता आज डाल दे, कोई उस पर भी जुल्फ़िकार साहब जरा इसकी वजाहत करेंगे, क्या आसमा जहांगीर साहब वाला जो वाकया है इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, आज जो हमारी इंफॉर्मेशन है, लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ है कि आसमा जहांगीर साहबा बड़ी हमारी मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं हमारी बार की, और दूसरे पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबर हैं मकसूद भुट्टर साहब। एक पटिशन उनके खिलाफ थी जिस पे दोनों तरफ के वकला में जो है कोई सजनश एक दूसरे को की है, एक दूसरे से जो है थोड़ी सी हॉट टॉक हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, हमें होश के नाखून लेने हैं। हमारे सारे के सारे लोग हमारी बार के मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, हर आदमी का कानूनी और अखलाकी हक उनको अवेलेबल है। और मैं ये समझता हूँ कि हम ये समझते हैं कि इसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ हमने लेना है और इसके मुताबिक जो है हम सब लोगों ने लेके चलना है। ये मैं तलाल भाई से ये बात कहूँगा कि ये हमारे अपने वकला के दरमियान एक इंसिडेंट हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, हमारी पंजाब बार कौंसिल मौजूद है और कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला जो इसका हल है, कानून है, उसके मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस पे अब यकीनन आप दोनों से भी मैं मौक़िफ़ लूँगा, लेकिन मुझे एक वक्फा लेना। वक्फे के बाद एक तलाल चौधरी साहब ने वकला के सामने एक सवाल उछाल दिया, इसका जवाब लेते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। वक्फे से पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने यह कहा है कि कुछ वकला हुकूमत से नाराज़ हैं क्योंकि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की जो कोई हाउसिंग स्कीम है उसका कोई तनाज़ा है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, ये मामला शायद आप ही के दौरे सदारत में शुरू हुआ था, हकीकत क्या है? ऐसे है कि नाराज़ तो मैं हूँ, जो मैं उनके हक में बोल रहा हूँ गवर्नमेंट के। अच्छा, आप नाराज़? मैं ज़ाती तौर पे मैं नाराज़ हूँ। इन्होंने कमिटमेंट की हुई है, न सिर्फ कमिटमेंट की हुई है बल्कि कंसेंट ऑर्डर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कंसेंट किया था गवर्नमेंट के बिहाफ पे, हाउसिंग मिनिस्ट्री ने कंसेंट किया था, मैंने अपना सुप्रीम कोर्ट बार के बिहाफ पे मैंने कंसेंट किया था। और कंसेंट ऑर्डर है जिलानी साहब के दौर में हुआ, फिर नासिर मुल्क साहब के दौर में हुआ, फिर इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई। अब मसला ये है कि इनके मिनिस्टर्स जिनके आसपास ज़मीनें आती हैं, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मौजूद नहीं है, उनके उसके ऊपर जो है ना वो कहने। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हाउसिंग स्कीम है, सुप्रीम कोर्ट बार की वो स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर्स ने उसके पैसे जमा करा दे हुए हैं, कई बिलियंस रुपीस पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के पास, और इनके एक मिनिस्टर इन्वॉल्व है जिनकी ज़मीन जो है वो आसपास है और वो स्कीम को फाइनलाइज नहीं होने दे रहे। आप नाराज हैं हुकूमत से? मैं नाराज हूँ। इस प्रोग्राम में आप हुकूमत के हक में बात कर रहा हूँ। जी, अब तलाल चौधरी साहब आप क्या जवाब देंगे? अब तो जो नाराज आदमी है वो खुद कह रहा है, ये तो आप किस तरह डिफेंड करेंगे अपने आप को? देखे, मेरी बात सुने, ये इनका बड़ा ज़र्फ है। बहुत सारे वकला नाराज हैं। आपको याद होगा, आपके पास फुटेज मौजूद है, हमें सुप्रीम कोर्ट एंट्री से रोका गया, हमें सुप्रीम कोर्ट अंदर जाने से रोका गया। वहां पर देखिए कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। अगर ये कहा जाए, चीजें मैंने आपको सिर्फ इतना बताया। तलाल साहब, अगर आपको ये कहा जाए कि बहुत से वकला आपसे इसलिए नाराज हैं और आप पे इसलिए एतमाद नहीं करते क्योंकि आपके दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला हुआ था और उसकी फुटेज मौजूद है, तो इस पहलू को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी हाउसिंग स्कीम का मसला है, तो उसमें तो जो अफेक्टेड आदमी है वो बैठा हुआ है, उसका नाम है कामरान मुर्तज़ा, और वो कह रहा है कि मैं हूं जी आपसे नाराज, लेकिन इस प्रोग्राम में तो वो आपके हक में बोल रहे हैं।
नहीं नहीं, देखें ना, कामरान मुर्तजा साहब देखें, कामरान मुर्तजा साहब एक आदमी है, इनकी मेहरबानी, मैं भी इस बहुत पे सारे बात वकला करूंगा, नाराज एक आदमी है। नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी हमारी उनके साथ आर्गुमेंट भी हुआ, उनके साथ कई मुलाकात। देखिए, मैंने एक पहलू पेश किया है और वकला नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलें, और अहमद मीर साहब पूरी बात सुन लें, हमारी वो फुटेज भी चला देना जिसमें अदलिया को हम बहाल करवा रहे हैं। हम अपनी हुकूमत में हमने डोगर कोर्ट से नाहली बर्दाश्त की, हमने गवर्नर राज बर्दाश्त किया, हमने कैबिनेट से हुकूमत छोड़ी, वो भी चला दे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं भाई। आपने कहा बहाल कराया? बहाल कराने वालों ने बहाल किया था। इस जदोजहद में जदोजहद में आप भी शामिल थे और बहुत से वकला भी शामिल थे, और उसमें एक वकील का नाम है इकराम चौधरी, वो मैं भी ऐनी शायद हूं कि उसकी क्या जदोजहद थी। अब इकराम चौधरी साहब, आप अपना नुक्ता नजर दें। पहली बात तो यह है कि बिल्कुल वकला नाराज नहीं है। बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही हैं। कमिटमेंट हुकूमत की तरफ से भी हुई, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से। ये प्रोजेक्ट जो है ये हाउसिंग फाउंडेशन ने बनाना है, जिसमें आधा वो जो रकबा है या प्लाट्स हैं वो वकला के होंगे और आधे प्लाट्स हाउसिंग फाउंडेशन सरकारी मुलाजमीन को देगी। गालबन अगर कहीं मैं गलत नहीं तो 5 अरब से ज़्यादा रुपया सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कलेक्टर के ऑफिस में जमा हो चुका है हमारे हिस्से के तौर पर। बाकी पेमेंट्स भी होनी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से विदाउट जस्टिफिकेशन, और ये बात सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान की तरफ से बार बार कही गई कि हमें मजबूर ना किया जाए कोई एडवर्स एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आपने कंसेंट करके स्टेटमेंट दिया कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है ये मुकम्मल होगा दोनों फ्री कैन के कोऑपरेशन से और कंट्रीब्यूशन से। लेकिन फॉर वन रीज़न और दी अदर, जैसे कामरान भाई ने कहा, बहुत सारे हमारे भाई जो यहाँ जिनके मफादात हैं हुकूमत के अंदर हैं, वज़रा हैं, कुछ और लोग भी हैं, वो यकीनन इसको डिले करके इसको किसी न किसी तरह से नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नुक्ता नज़र डेफिनेटली ये है कि इसको मुकम्मल किया जाए। नाराज़गी हमारी हुकूमत से इस बात पे नहीं कि ये प्लाट्स का इशू, किस बात पे नाराज़गी बुनियादी तौर पे ये है कि ये आइन और कानून की हुक्मरानी को हर दौर में वायलेट करते रहे हैं। और अभी आपने जो तज़किरा किया 1998 का, आपको याद होगा कि मैं उन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा था जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमला हुआ, हम सब वहाँ मौजूद थे, और ये ऑर्गेनाइज्ड कोशिश थी। आज फिर सुप्रीम कोर्ट को JIT को क्रिटिसाइज करके, बदनाम करके, एलिगेशन लगा के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेसिकली एक इनडायरेक्ट अटैक की कोशिश हो रही है। और उसमें बाज़ हजरात जो हैं हुकूमत के नुमाइंदा के तौर पर, वो तो ऐसी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे यकीनन। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है जी कि इस वक्त कुछ सियासी जमातों के कायदीन जो माजी में खुद सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनका मजाक उड़ाते रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये लोग जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का मजाक उड़ाते रहे हैं। आज वही लोग कुछ सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से वो JIT के तर्जुमान बने हुए हैं, तो क्या ये भी दुरुस्त है? मैं ये समझता हूँ असूली तौर पे जो बात गलत है वो किसी को भी एट्रीब्यूटेबल अगर है तो वो गलत है, वो सही नहीं होगी। बात बुनियादी तौर पे ये है कि हमने चूँकि ओवरऑल अपने एटीट्यूड में और अपनी सोच के अंदर हुकूमती हलकों में भी और अपोजिशन हलकों में भी मफादात को सरे फहरिस्त रख लिया। जब असूलों की आप खिलाफ वर्जी करेंगे और मफादात को आप प्रायोरिटी देंगे, फिर ये प्रॉब्लम्स पैदा होंगे, फिर कन्फ्लिक्ट नहीं होगी। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, अब 30 सेकंड में इसका जवाब दे दें और इसको सम अप कर दें। और क्या हम ये तवक्को रखें कि अब हुकूमत की तरफ से एक दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए JIT के बारे में जो आपका एक जारहाना रवैया है आप उसको छोड़ देंगे और सुप्रीम कोर्ट पे आप डिपेंड करें, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे वो सबको कबूल होगा? देखिए, एक तो कानून में अज़हार राय की आज़ादी है और उसकी जिद्दोजहद हमने भी की है। हम कैमरों से, हम आम लोगों से अपना मौक़िफ़ वहाँ भी अवामी अदालत में भी पहुँचाएंगे, हम कानूनी अदालत में भी अपने मसाइल लेकर जाते हैं और हम कानूनी तौर पर ही चीज़ों को हल करना चाहते हैं। दूसरी बात ये जो मेरे वकला ने की है, देखें इन्होंने मान लिया है कि तनाज़ा है, ये हमारी हुकूमत का तनाज़ा नहीं है, इनकी हाउसिंग सोसाइटी का, ये उससे पहले का है और हमारा कोई वजीर, उस वक्त हम वजीर थे ही नहीं जब से ये तनाज़ा है। और तीसरी एक अहम बात, आसमा जहांगीर साहब के साथ जो अदालत के अंदर हुआ, जो मैन हैंडलिंग हुई है,
उसका देखिए, अगर हम कानून के वो रखवाले काबिले हैं तो मजम्मत है। कानून पर अमल करवा के दिखाएं। इश्तिहारी बन के और इस तरह के एटीट्यूड से कानून की रखवाली नहीं हो सकती। हमें सबको मिलके ये अदालतों का, इंस्टीट्यूशंस का जो वकार है बुलंद करना है, मगर अमल के साथ, किरदार के साथ। अमल के साथ, किरदार के साथ। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, जनाब चौधरी जुल्फकार साहब, जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, इकराम चौधरी साहब। और बड़ी सही बात की तलाल चौधरी साहब ने। पाकिस्तान के मसाइल का हल कानून की बालादस्ती में है। आइन और कानून की बालादस्ती ही से पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन ये कानून जो है, ये 1973 के आइन के मुताबिक ये सब के लिए बराबर होना चाहिए, और ये बराबर है। जैसा कि तलाल चौधरी साहब ने कहा कि सबको और सब के लिए इस कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। तो मैं फिर आखिर में एक दफ़ा फिर आपको दावत दूंगा कि वो तस्वीर जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, उस तस्वीर पे गौर करें। जमशेद दस्ती को पंजाब पुलिस प्रिजनर्स वैन में लिए फिर रही है। उनका कसूर क्या है? उनको किसी अदालत ने इश्तिहारी करार नहीं दिया था, किसी अदालत ने नहीं कहा था इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जिनके बारे में कहा गया उनको गिरफ्तार करें, हुकूमत उनको गिरफ्तार नहीं करती। इसका मतलब है कि हुकूमत की नज़र में जमशेद दस्ती के लिए कानून कुछ और है, और कुछ वो लोग जिनके बारे में कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि उनका तबका मुख्तलिफ है, उनके लिए कानून कुछ और है। सियासी मसलतें जो हैं वो हुकूमत को मजबूर कर देती हैं कि कानून सब के लिए बराबर ना रखा जाए, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।